नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। आज फिजिक्स का एमसीक्यू लेकर आए हैं पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग जितना सही होगा कमेंट में लिखिएगा कि मेरा इतना नंबर आया। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जब हम भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो जी यानी छोटा जी गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, और ऑप्शन डी है जो अपरिवर्तित रहता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर छोटा वाला जी का मान न्यूनतम होता है जबकि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो अगर हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो जी का मान में वृद्धि होगा। देखिए ये रहा विषुवत रेखा, यहाँ पे मिनिमम होता है जबकि पृथ्वी का ये ध्रुव है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान में वृद्धि होगा दोनों तरफ जाने पर। जी का मान पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है जबकि ध्रुव पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है। तो इस तरह जो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ वो हो गया ऑप्शन नंबर बॉल यानी बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन, एक BTU कितने कैलोरी के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 4.16, ऑप्शन बी 0.24, ऑप्शन बी है 4186 कैलोरी और ऑप्शन सी है 252 कैलोरी। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहले आप लोग 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। 1 कैलोरी इक्वस टू 4.186 यानी 4.2 जूल कह सकते हैं, जबकि 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। ये वाला 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। जबकि हमारा पूछा गया है कि 1 BTU में कितने कैलोरी होते हैं, तो 1 BTU में 252 कैलोरी होते हैं। 1 BTU में 252 कैलोरी होते हैं। चलिए तो हमारा जो आंसर हो गया सही वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, जबकि 1 किलो कैलोरी के बराबर 4146 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी के बराबर 4146 जूल होता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण का खोज किसने किया? तो प्रकाश के व्यतिकरण का खोज किसने किया? ऑप्शन ए है हाइजेंस, ऑप्शन बी है थॉमस यंग, ऑप्शन सी है फोकाल्ट और जो ऑप्शन डी है वो है जॉन नेपियर। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण का खोज किसने किया। तो प्रकाश के व्यतिकरण का खोज किया थॉमस यंग ने, थॉमस यंग। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, जबकि हाइजेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का खोज किया। चलिए, और जो ऑप्शन नंबर सी है फोकाल्ट, तो फोकाल्ट ने प्रकाश की द्रवों में चाल का खोज किया है। प्रकाश में द्रवों का चाल कितना होता है वो फोकाल्ट ने खोज किया। और आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में जॉन नेपियर, तो जॉन नेपियर लॉगरिथम का खोज किए हैं। और एक होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जो कि एक इरेशनल नंबर है, इसका भी खोज किया है। इसका वैल्यू लगभग होता है 2.71828। तो याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट और लॉगरिथम का खोज जॉन नेपियर ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया? यानी चंद्रशेखर लिमिट। तो ऑप्शन ए है सीवी रमन, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी है मेघनाथ साहा और ऑप्शन डी है विक्रम साराभाई। तो जो हमारा सही आंसर है वो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी। सीवी रमन ने
रमन इफेक्ट का खोज किया था 1930 ईस्वी में। इसलिए इन्हीं के खोज करने के दिवस पर 28 फरवरी को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जबकि ये प्रथम एशिया के साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। चलिए, और ये हैं मेघनाथ साहा, ऑप्शन सी में है। तो मेघनाथ साहा प्रथम ऐसे वैज्ञानिक हैं जो केंद्र में मंत्री रहे। चलिए, 5 नंबर सवाल है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र कहाँ है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र, ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी भोपाल और डी है भावनगर। तो जो इसका सही आंसर है रोबोटिक्स केंद्र, तो रोबोटिक्स केंद्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। चलिए, 6 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी, इसमें धार्मिक लिखा गया है 6 नंबर, ये यहाँ पे धार्मिक नहीं होगा, रेडियो धर्मी पदार्थ होना चाहिए। रेडियो धर्मी पदार्थ, तो रेडियो धर्मी पदार्थ कौन से मैंने क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फ़ा कण, बीटा कण, गामा कण। तो रेडियो धर्मी पदार्थ होते हैं जो अल्फ़ा कण, बीटा कण और गामा कण तीनों उत्सर्जित करते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 7 नंबर क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी और जो ऑप्शन डी है वो है हमारा एल्युमिनियम। तो कैलोरीमीटर बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कॉपर का, यानी तांबा का। कैलोरीमीटर और तड़ित चालक बनाने के लिए तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। चलिए, 8 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 12 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका सही आंसर है, फ्रिज में पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। 0 डिग्री सेल्सियस अगर कर देते हैं तो पदार्थ जम सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए, 9 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जादूगोड़ा, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो है दोस्तों जादूगोड़ा, सॉरी जादूगोड़ा नहीं, जमशेदपुर। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया जमशेदपुर। चलिए, 10 नंबर सवाल है, यहाँ पे छूट गया है, सॉरी, यहाँ होना चाहिए साबुन। साबुन के पतले झाग में या अपमार्जक के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी है विवर्तन, ऑप्शन सी है व्यतिकरण और ऑप्शन डी है ध्रुवन। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा प्रकाश का व्यतिकरण एवं बहुलित परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश का व्यतिकरण एवं बहुलित परावर्तन के कारण होता है। तो व्यतिकरण फिलहाल यहाँ आंसर हो गया कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग व्यतिकरण कारण दिखाई देते हैं। और मोर का पंख में भी जो चमक होता है वो भी व्यतिकरण के कारण होता है। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 11 नंबर सवाल है, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से होकर परावर्तित होती है? तो ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल और ऑप्शन डी आयन मंडल, सॉरी ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी है बाह्य मंडल। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बाह्य मंडल। रेडियो तरंगे वायुमंडल की बाह्य मंडल से परावर्तित होकर आती है। चलिए, 12 नंबर सवाल है कि पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या है? तो ऑप्शन ए है क्रेस्कोग्राफ,
बी में है नेफ्रोस्कोप, सी में है क्रायोमीटर और डी में है वेंचुरी मीटर। तो आइए जानते हैं हम लोग इसका कि आंसर क्या होगा। तो पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक हैं जेसी बसु, जगदीश चंद्र बसु। नेफ्रोस्कोप है बादलों की दिशा और गति को बताता है, जबकि क्रायोमीटर ठंडे पदार्थ से संबंधित है और वेंचुरी मीटर द्रव की प्रवाह की गति बताता है। चलिए 13 नंबर सवाल है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का नहीं पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है ओम मीटर, ऑप्शन सी है ओम प्रति मीटर और ऑप्शन डी है वेबर। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ओम होता है प्रतिरोध का, जबकि प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। चलिए 14 नंबर सवाल है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए दाब विद्युत प्रभाव, बी है पास्कल का नियम, सी है आर्किमिडीज का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है हुक का नियम। तो चलिए घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक जैक वगैरह काम करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत तो पता ही है और हुक का नियम में है कमानीदार तुला हुक का नियम पर काम करता है। तो फिलहाल ऑप्शन हो गया दाब विद्युत प्रभाव। 15 नंबर सवाल है कि भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा। एकदम भारहीनता हो जाए, मोमबत्ती जो जलेगी तो उसका ज्वाला का जो आकार होगा, नॉर्मल कंडीशन में जो ज्वाला का आकार होता है वो इस तरह का होता है। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में इस तरह का होता है, लेकिन बोल रहा है कि भारहीनता की स्थिति में, तो भारहीनता की स्थिति में हो जाएगा आपका गोलाकार। भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती के ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाएगा। तो यह हो गया ऑप्शन नंबर बी गोलाकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव प्रकाश, ध्वनि, विद्युत धारा या ताप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। चलिए डॉपलर प्रभाव की खोज डॉपलर ने किया था। जब ट्रेन दूर से हॉर्न बजाता है ट्रेन, तो हमको आवाज़ कम सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही नज़दीक आता है ट्रेन की आवाज़ तीव्र गति से सुनाता है, लेकिन फिर जब ट्रेन दूर चली जाती है तो आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाता है। यही है डॉपलर इफेक्ट, तो यानी ध्वनि से रिलेटेड है। 17 नंबर सवाल है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन ए है मुंबई, बी जमशेदपुर, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। तो जो हमारा सही आंसर होगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये है हमारा मुंबई में है इसका। चलिए 17 नंबर सवाल हो गया। 18 है, वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वेंचुरी मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन ए है न्यूटन का शीतलन नियम, ऑप्शन बी है सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है बर्नौली का प्रमेय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो वेंचुरी मीटर है वो है बर्नौली के प्रमेय पर काम करता है। बर्नौली के प्रमेय पर काम करता है और बर्नौली का जो प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए बर्नौली के प्रमेय से और हम लोग जान लेते हैं बर्नौली के प्रमेय पर और क्या काम करता है। तो खनिज यानी एटोमाइजर है यानी खनिज, वो भी बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करता है। और फिल्टर पंप का कार्य करना ये भी बर्नौली के प्रमेय पर ही आधारित है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया बर्नौली का प्रमेय, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर द्रव के प्रवाह मापता है। चलिए 19 नंबर सवाल है कि शरीर में ट्यूमर का पता लगाने तथा गठिया रोग का उपचार करने में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है
ऑप्शन ए जो है वो है प्रस्रव्य तरंग, बी है रेडियो तरंगे, सी है श्रव्य तरंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है, शरीर में ट्यूमर का पता लगाने और गठिया रोग का पता लगाने में प्रस्रव्य तरंग का प्रयोग होता है। पहले जानते हैं कि प्रस्रव्य तरंग क्या है। तो देखिए, जो साउंड हम लोग सुन सकते हैं उसको बोलते हैं श्रव्य तरंग, और जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं वो होता है अवश्रव्य तरंग। तो अवश्रव्य तरंग होता है 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के रेंज को हम लोग बोलते हैं श्रव्य तरंग, जबकि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को प्रस्रव्य तरंग बोलते हैं। तो शरीर के ट्यूमर का पता लगाने और गठिया रोग का उपचार करने में प्रस्रव्य तरंग का प्रयोग होता है। प्रस्रव्य तरंग का और उपयोग है दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी प्रस्रव्य तरंग का प्रयोग होता है। वायुयानों तथा घड़ी के कल पुर्जों को भी साफ करने में प्रस्रव्य तरंग का प्रयोग होता है, और धातुओं को जोड़ने में प्रस्रव्य तरंग का प्रयोग होता है। और जो आप लोग सुनते हैं सोनार का प्रयोग भी प्रस्रव्य तरंग पर ही आधारित है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ए है ऑप्शन ऊर्जा, बी शक्ति, सी है बल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, यानी ऊर्जा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर सवाल है कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है भूकंप, बी ज्वालामुखी, सी समुद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व होता है वो कहते हैं हम लोग ज्वालामुखी को, क्योंकि पृथ्वी के अंदर मैग्मा ये सब तो खोलते रहता है। जहाँ पृथ्वी का सतह कमज़ोर रहता है वहाँ से ज्वाला फाड़ कर निकल जाता है ज्वालामुखी के रूप में। तो वो सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करता है। जैसे कि आप लोग कुकर में भी देखे होंगे, एक सेफ्टी वाल्व होता है यहाँ पे। अगर किसी तरह से कुकर में सीटी ना मार रहा हो तो कुकर फट जाएगा, लेकिन ये सेफ्टी वाल्व खुद फट कर कुकर को बचा लेता है और आदमी को सुरक्षित रखता है। तो इसलिए प्रकृति का भी सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी को। आज इतना ही था। आप लोग बताइए कि कितना नंबर आया। जय हिंद, जय भारत।